हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 14 लोकगीत। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 14 और पाठ का नाम क्या है? लोकगीत। ध्यान दें बच्चों, हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखें, चाहे यहाँ से पढ़ें और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से। लेकिन बच्चों, एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ लें ताकि पूरा पाठ आप अच्छे से समझ सकें और यहाँ पर जो आपको पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से याद रख सकें। तो देख रहे हैं ना आप, ये है आपका पाठ 14 लोकगीत और हम दिखा रहे हैं आपको पाठ की एकमात्र झलक। ध्यान दें बच्चों, इसी प्रकार आपको सभी पाठों के प्रश्नोत्तर इस चैनल में देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। आप ध्यान दें बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। याद रखें, पाठ के लेखकों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको दिखाया ये पूरा पाठ। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। तो चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 14 लोकगीत और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप इसे चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह पाठ एक निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध है ये, जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व का विस्तार से समझाया है। ध्यान दें, यह पाठ एक निबंध है और इस पाठ में लेखक ने क्या किया? इस पाठ में लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत क्या है? जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। कैसा होता है लोकगीत? लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं बच्चों लोकगीत? त्योहारों और विशेष अवसरों पर। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। याद रखेंगे ना बच्चों? पूरा आप याद रखें। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ फैले हुए हैं लोकगीत? आप याद रखें, लोकगीत कई प्रकार के होते हैं और ये आदिवासी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, दक्कन में, छोटा नागपुर में, गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी और सजीव होते हैं। याद रखेंगे ना? इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। किन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया बच्चों? पहाड़ियों के गीत होते हैं वो भिन्न भिन्न रूप में होते हैं। और कौन कौन से क्षेत्र में? गढ़वाल के अलग होते हैं, किन्नौर और कांगड़ा। याद रखेंगे, अपने अपने इनके गीत होते हैं और इन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां भी होती हैं, लेकिन सभी गीतों को क्या कहा जाता है? पहाड़ी गीत। याद रखेंगे ना? गढ़वाल और उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र के, हिमाचल के जो राज्य है हिमाचल क्षेत्र में, वहाँ पर जो है किन्नौर, कांगड़ा वगैरह आदि में जो गीत गाए जाते हैं और जो गढ़वाल में गाए जाते हैं
उत्तराखंड में इन सभी गीतों को क्या कहा जाता है? पहाड़ी गीत। याद रखेंगे ना। इसके बाद ध्यान दें, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। याद रखें बच्चों, कहाँ गाए जाते हैं, कौन कौन गाए जाते हैं? चैता, कजरी, बारहमासा और सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। और बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में बाउल और भतियाली, और पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत, और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो आप याद रखें बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गीत हैं, इन्हें आप विशेष तौर पर याद रखें। चैता, कजरी, बारहमासा और सावन के गीत कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश में, तथा अन्य पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार आदि के जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में क्या गाया जाता है? बाउल और भतियाली। याद रखेंगे ना, बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में गाए जाते हैं हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत, और राजस्थान में ढोला मारू। याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः कौन कौन से होते हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। कौन सा है बिहार में लोकप्रिय? बिहार में विदेशिया। याद रखेंगे, विदेशिया। और रागों की बात करते हैं तो इनके जो राग होते हैं लोकगीतों के कौन कौन से होते हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन। ठीक है। और देहाती क्षेत्रों में जो गाए जाते हैं कहरवा, बिरहा और धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दलगीत होते हैं। दलगीत समझते हैं ना आप? दलगीत किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ हाथ पकड़कर गाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दलगीत, जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बात करते हैं बुंदेलखंड में आल्हा गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आपने देखे होंगे बाजार में या मार्केट में, कभी आप गए होंगे घूमने बच्चों, तो वहाँ पर जो है कुछ लोगों की भीड़ होती है, और भीड़ के बीच में कई बार आपने देखा होगा कि छोटी लड़की या छोटा बच्चा या कोई आदमी रस्सी पर जो है चलता हुआ आपको दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक डंडा होता है। लोग बोलते हैं खेल देख रहे हैं हम, या खेल देखने जा रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? नट वाले गेम जो होते हैं, खेल होते हैं। और ये क्या करते हैं? रस्सियों पर चलकर दिखाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते हैं। यानी कि जो विदेशों में जो गीत गाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक समान गीतों को गा सकते हैं, जबकि हमारे देश में अधिकतर गीतों को या लोकगीतों को स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, और उनकी रचना वे स्वयं करती हैं, यानी स्वयं ही उन गीतों को लिखती भी हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे कि जन्म अवसर पर, विवाह पर, मटकोट पर, ज्योनार आदि में जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। आपने देखा होगा ना, कई बार शादियों में, विवाह पार्टियों में मंगल गीत आदि गाए जाते हैं, तो इन्हें कौन गाती हैं? महिलाएं। बारहमासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं, यानी बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी होकर गाती हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता, यानी कि स्वट नहीं लिखे यहाँ पर आप, स्वरों में लिखे। इनके स्वरों में मेल नहीं होता। क्या नहीं होता? मेल नहीं होता। कोई किधर को गा लेती है, कोई किधर को, तो इसका मतलब इनके स्वरों लिखे यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर इनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली की बात करते हैं। होली बरसात में गाई जाने वाली कजरी, यहाँ पर जो है कजरी लिखें आप, कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल
कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं? गुजरात में गरबा, आप सभी जानते हैं ना, गुजरात में गरबा नामक जो है नृत्य गायन किया जाता है। तो गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रिज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से इस पाठ में यही सब बताया गया है कि किस प्रकार के लोकगीतों की परंपरा है और किस प्रकार से लोकगीत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से गाए जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस सारांश को आप याद रखेंगे। यही है इस पाठ का सारांश जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। पाठ को भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें बच्चों, और साथ ही साथ इस पाठ के सारांश को भी अच्छे से समझें। यहाँ पर आपको पूरा पाठ जो है पढ़ने की आवश्यकता न होते हुए सारांश के रूप में मोटी मोटी बातें बता दी गई हैं, तो आप इन्हें याद रखें। इसके बाद बच्चों चलिए आगे शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्नोत्तर में। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जानते रहें अपने सारे सवालों के जवाब। पहला प्रश्न है बच्चों इस पाठ का, यहाँ पर निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनकी भाषा जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो याद रखेंगे ना, ये है आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आता है आपका, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चों, अपने यहाँ के लोकगीतों को लिख सकते हैं, स्त्रियों के गीतों के नाम उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप क्या गा रही हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। और चाहे तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख कर उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, त्यौहार, विवाह, जन्मोत्सव, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने वाले छेड़छाड़ भरे गीत, पनघट व नदियों के किनारे खेतों में गाए जाने वाले आदि स्त्रियों के कुछ गीत हैं, कुछ खास गीत हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, हमारे यहाँ स्त्रियों, इसको जो यहाँ पर जो है आप सही से लिखें, स्त्रियों लिखें आप यहाँ पर, स्त्रियों क्या लिखेंगे? स्त्रियों। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, त्यौहार, विवाह, जन्मोत्सव, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने वाले छेड़छाड़ भरे गीत, पनघट और नदियों के किनारे खेतों में गाए जाने वाले आदि स्त्रियों के कुछ खास गीत हैं। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है आपका, और प्रश्न में पूछा है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? आपने सुने तो होंगे लोकगीत, तो उनके बारे में विशेषताएं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लोकगीतों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उत्तर में लिखेंगे और 1 2 3 4 करके लिखेंगे बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपने मिट्टी से जुड़ाव होने का अनुभव होता है। दूसरा लिखेंगे आप, दूसरी विशेषता, लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। तीसरी विशेषता, इनके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अत्यंत सरल होते हैं। चौथी विशेषता है, इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। और पांचवी विशेषता है बच्चों, इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और छठी विशेषता है, ये सरल और सहज गीत होते हैं। सातवीं विशेषता, इनके रचनाकार स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। और आठवीं विशेषता में, ये क्षेत्रीय या आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो इस प्रकार से आप जो है अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये है आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, और इसका उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लोकगीतों की अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये सब आप यहाँ पर से देख के लिख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, इसी प्रकार आप उत्तर लिखें और इसे याद करें। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आता है, और ध्यान दें आप यहाँ पर सारे देश के, और यहाँ पर जो है डॉट डॉट करके खाली छोड़ रखा आपके लिए, अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों आप,
तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। आप उत्तर में लिखेंगे कवि विद्यापति बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आज भी विद्यापति के गीत पूरब में हमें सुनने के लिए मिलते हैं, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। यहाँ पर है ना आपके लिए वही जैसे प्रश्न में था, यहाँ पर जो है खाली छोड़ रखा है डॉट डॉट लगा के, तो इसी प्रकार से आप भी करेंगे और आगे लिखेंगे। यहाँ पर इस वाक्य को लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अपने इलाके में जो लोग इस प्रकार के लोकगीतों की रचना करते हैं वे विद्यापति के समान हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये है आपका चौथा प्रश्न बच्चों, और उसका उत्तर आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों आगे। पांचवा प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कर लिखो। तो क्या लिखेंगे आप? आपने पाठ तो पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर में लिखेंगे लोकगीत और लोक नृत्य गांव या कबीलों में ही प्रसिद्ध हैं, लोकगीत और लोक नृत्य गांव या कबीलों में ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि शहरी जीवन अति व्यस्त होता है। शहर में जगह की भी कमी पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों जैसे विवाह, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ पर भी लोग अपने अपने गांवों से लोक कलाकार और लोक नर्तकों को बुलाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों, और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप ऐसे लिखें। अगला प्रश्न आता है बच्चों, छठा प्रश्न है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो आपने क्या लिखना है? अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ आपको लिखना है यहाँ पर छठे प्रश्न के उत्तर में, और उत्तर में लिखेंगे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब गांव भी शहरीकरण से अछूते नहीं रह गए हैं। सिनेमा, घर घर टेलीविज़न, मनोरंजन के सस्ते साधन उपलब्ध हो जाने के कारण भी अब लोकगीत कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर भी लोकगीत नहीं सुनाई देते हैं। अब लोग भी लोकगीतों की जगह फिल्मी गीत सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें लोकगीतों की सरसता की जगह केवल शोर शराबा ही सुनाई देता है। कई बार शब्दों के माधुर्य की जगह फूहड़ शब्दों का शोर ही सुनाई पड़ता है। होता है ना बच्चों ऐसे ही। अब लोकगीत कम ही शहरों में सुनने को मिलते हैं। लोग जो है शादी विवाह में भी हिंदी और फिल्मी गीतों का ही प्रचलन ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे है आपके लिए, अगला है यहाँ पर भाषा की बात और भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए चलिए देखते रहे प्रश्न को। सातवां प्रश्न पूछा यहाँ पर, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। उन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके लिए एक शब्द दे रखा है लोक कला, तो इसी प्रकार से आगे से आपने लोक शब्द लगाना है। इसके पीछे लोक शब्द से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द आपको लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में बच्चों? सबके आगे लोक होना चाहिए, तो उत्तर में लिख सकते हैं आप लोकप्रिय। सबसे पहला शब्द आपके लिए जैसे लोकप्रिय, मुंबई सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियों के लिए लोकप्रिय है। बात करते हैं आगे लोकमंच की बात करते हैं, तो लोकमंच कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए उपयुक्त माध्यम है। तो देख रहे ना आप, इन लोकप्रिय के प्रिय के आगे लोक लग गया तो ये भी लोकप्रिय हो गया। यहाँ पर मंच के आगे लोक लग गया तो लोकमंच हो गया। इसी प्रकार लोक से संबंधित शब्द और भी लिखने आपको। लोकवाद्य लिख सकते हैं, लोकहित लिख सकते हैं। लोकवाद्य क्या होता है? लोकवाद्यों की महत्ता अब कम होती जा रही है। और लोकहित में क्या लिखेंगे? नेताओं को लोकहितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। और लोकतंत्र तो आप जानते ही हैं, हमारा देश जो है भारत के अलावा भी कई अन्य देशों में लोकतंत्र है। हमारे देश के बारे में जानते हैं ना कि हमारे देश में लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से आप लोक से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द और भी पाठ से देखकर लिख सकते हैं, चाहे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो ये आपके सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपका आठवां प्रश्न है। यहाँ पर 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, एक तारा, सरपंच,
चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही और नवरात्र। तो इनका अर्थ भी आपको बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर में लिख सकते हैं आप एक तारा। एक तारा क्या होता है, एक तार से बजने वाला वाद्य यंत्र। सरपंच क्या होता है बच्चों, पंचों का प्रमुख। 5 पंच होते हैं, उनका प्रमुख। चारपाई क्या होती है, चारपाई पर आप लेटते हैं, सोते हैं, तो 4 पैरों वाली खाट को क्या कहते हैं, चारपाई। सप्तऋषि क्या होता है, 7 ऋषियों का समूह या तारागण जो आपको आसमान में देखने को मिलेगा। आप अपने बड़ों से पूछे घर में, और सप्तऋषि मंडल आसमान में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 तारे ऐसे एक साथ में रहते हैं, और इनके पीछे ऐसी पूंछ की तरह 3 तारे और लगे होते हैं। इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल जो आसमान में दिखाई देता है। इसके बाद आगे लिखेंगे अठन्नी। अठन्नी क्या होती है बच्चों, अठन्नी 50 पैसे के सिक्के को अठन्नी कहा जाता है, क्योंकि एक रुपये में 1 रुपया 16 आने का माना जाता था। तो 8 आने कितने हो गए, 50 पैसे। तिराहा की बात करते हैं, 3 रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसे कहते हैं तिराहा, और जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा। इसी प्रकार दोपहर क्या होता है, जब दोपहर समय बीत गया हो, या मध्याह्न जिस आप कह सकते हैं दोपहर का समय। और छमाही क्या है, 6 महीने में होने वाला छमाही। जैसे आपकी छमाही परीक्षा होती है जो 6 महीने में होती है उसे कहते हैं छमाही परीक्षा। नवरात्र क्या होता है, नवरात्रियों का समूह। नवरात्रि जानते हैं ना आप, तो जब नवरात्रियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, नवरात्रि। जब माँ की पूजा की जाती है, यानी दुर्गा माता की लोग पूजा करते हैं नवरात्रि में, आपने जानते होंगे आप सभी। इसके बाद बच्चों अगला 9वां प्रश्न है, को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरा शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ झांसी की रानी पढ़ी थी ना आपने, झांसी की रानी में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो ये है आपका 9वां प्रश्न, और इसका उत्तर कैसे यहाँ पर आपको देखना है, पहले से पढ़ना है आपने, और जहाँ जहाँ खाली हो रखा है बच्चों, यहाँ रिक्त स्थानों को इनको आपने भरना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे आप, हम आपको उत्तर में बताएंगे। पहले से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुरई भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने, और इसके बाद फिर खाली है, अंग्रेजों के ऐतिहासिक अक्सर, फिर खाली तरह होती है भारत, फिर खाली विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे बना यह वाद्य अलग अलग नामों जाना जाता है। धातु की नली घुमाकर एस आकार की इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने एक छोटी नली अलग, फिर इसके बाद खाली है, जोड़ी जाती है। राजस्थान यहाँ पर जो ऐसे वर्गे कहते हैं, देख रहे ना आप यहाँ पर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर खाली, यह तुरी मध्य, फिर खाली रणसिंगा, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर खाली है, नरसिंगा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में से काकड़ सिंगी भी कहते हैं। तो ये जो जितने रिक्त स्थान हो रखे बच्चों, जो खाली जगह है यहाँ पर आपको भरना है। और क्या भरना है आपको, इसी पैराग्राफ को आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आपने जो है इस प्रकार से लिखना है। इसे उत्तर लिखेंगे, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य यंत्र या वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वाई कहते हैं। यहाँ पर जो है कुछ होगा। उत्तर प्रदेश में यह तुरी मध्य प्रदेश, और गुजरात में रणसिंगा, और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर आप पुस्तक में देखें, और राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से देखकर, और इन्हें याद भी करें बच्चों। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अगले पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और देखते रहे लगातार इसी प्रकार अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। आज हम पढ़ रहे थे, आपको जैसे मालूम है, यहाँ पर कक्षा 6 हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 14 लोकगीत के प्रश्नोत्तर, और हमने आपको बताया साथ ही साथ पाठ का सारांश भी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।